गुड इवनिंग एवरीवन। और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोसेस में हम लोग हैं। मैं हूं आपके साथ ज्ञान प्रकाश एन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर, और कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे प्रश्न लेकर हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है उसका एक कुछ क्वेश्चंस आप देखें बना पाते हैं कि नहीं। जो हम लोगों ने उस पर क्लास किया, प्रधानमंत्री, कार्यवाहक प्रधानमंत्री, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, कुछ प्रेसिडेंट के ऊपर, कुछ आपको द यूनियन के टॉपिक के ऊपर, हल्का फुल्का पार्लियामेंट, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, बहुत सारे हम लोगों ने किया। और आज हम आपके साथ उपस्थित हैं 20 पॉइंट्स लेकर, 20 क्वेश्चन से लेकर, और वो आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। आप लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पढ़ने के बाद निश्चित रूप से आप जितना से ज़्यादा प्रश्न बनाएंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए आसान होगा कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम शुरू करते हैं आपके लिए संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। जो प्रश्न पूछे गए हैं, जो यूपीपीसीएस में, बीपीएससी में और बहुत सारे सब इंस्पेक्टर में बहुत सारे प्रश्न थे, जो उनमें से जो मैंने उसमें छांट कर जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रश्न है मैंने उसको लेकर यहाँ पर आया हूँ। और आप इन प्रश्नों को आप अपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख सकते हैं कि इसका ये होगा। आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के इसका जवाब भी दे सकते हैं। मैं पहले मौका दूंगा कि आप उस प्रश्न को, उसका आंसर, संभावित आंसर लिखें, क्या आंसर होगा उसका। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं कि प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1, भारतीय संविधान को बनाने हेतु कुल कितने अधिवेशन हुए थे? भारतीय संविधान को, इसको और बढ़िया से कर देते हैं, कुल कितने वाचन हुए थे? कुल कितने वाचन? वाचन मतलब रीडिंग। कुल कितने वाचन या रीडिंग हुए थे? भारतीय संविधान को बनाने के लिए कुल कितने वाचन हुए थे? अधिवेशन का आंसर दूसरा हो जाएगा। मैं वाचन दे रहा हूं क्योंकि आपको ये ज़्यादा अच्छी तरह से जान रहे हैं, और फिर मैं इसी में करूंगा कि आपको कुल कितने अधिवेशन हुए थे। तो भारतीय संविधान को बनाने हेतु कुल कितने वाचन हुए थे? बताइए आप, कितने वाचन हुए थे? आपको मैं हिंट कर देता हूं। पहला वाचन कब हुआ था? 4 नवंबर से शुरू हुआ था। 4 नवंबर 1947 से शुरू हुआ था। तो भारतीय संविधान को बनाने हेतु कुल कितने वाचन हुए थे? भारतीय संविधान को बनाने हेतु कुल कितने वाचन हुए थे? तो भारतीय संविधान को बनाने हेतु कुल, आप आंसर लिख दिए हैं, तो भारतीय संविधान को बनाने हेतु कुल 3 वाचन हुए थे। जिसका भी सही है वो वाई लिखें। भारतीय संविधान को बनाने हेतु कुल कितने वाचन हुए थे? तो 3। और अगर यहाँ पर क्वेश्चन है, कुल वाचन नहीं बल्कि क्वेश्चन है अधिवेशन, कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु कुल कितने सेशन हुए थे? अधिवेशन। अगर क्वेश्चन वाचन की जगह भारतीय संविधान को बनाने के लिए कुल कितने अधिवेशन या कुल कितने सेशन हुए थे, तो उसका आंसर हो जाएगा 12। उसका आंसर क्या हो जाएगा? 12। अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान को बनाने के लिए कुल कितने अधिवेशन हुए थे, तो 12। और कुल कितने वाचन हुए थे? तो 3। भारतीय संविधान को बनाने में कितने वाचन हुए थे? तो 3। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, तो पहला इसमें था कि प्रश्न को समझिए। जो भारतीय संविधान लिखा गया था, जब आप पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन, उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा बनी थी, और हमारे संविधान सभा का जब निर्माण हुआ, जुलाई 1946 में इसका चुनाव हुआ, इलेक्शन, जो संविधान लिखने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, जिस लोगों ने मिलकर संविधान लिखा था, उस संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो फॉर्मेशन हुआ था, जो निर्माण हुआ था, वो अकॉर्डिंग टू कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ था। तो अगर ये प्रश्न हो जाए कि भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस मिशन के द्वारा लिखा गया, या ऐसा किस प्रोसेस के द्वारा लिखा गया, तो कैबिनेट मिशन था जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए उसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन करवाया था। और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन जुलाई 1946 में हुआ था, और इसकी पहली जो बैठक थी
वो 9 दिसंबर 1946 को, है ना, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इस असेंबली के प्रेसिडेंट थे, इस असेंबली के प्रेसिडेंट। और दूसरी बैठक हुई थी, टेम्पोररी थे, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस असेंबली के परमानेंट प्रेसिडेंट हुए। तीसरी बैठक आप पंडित जवाहरलाल नेहरू जब इसमें उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे, तो ये संविधान के जो स्टार्टिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और जो वाचन, कितने वाचन हुए, तो 3 वाचन हुए। पहली बार जब संविधान लिखने का प्रोसेस हुआ, जिस पर रीडिंग, उसके हर कंटेंट पर रीडिंग किया जाता था, डिस्कशन किया जाता था, अमेंडमेंट किया जाता था, तो पहली बार 4 नवंबर 1947 से लेकर 9 नवंबर 1947, 4 में 5 जोड़े, 4 के बाद अगला डिजिट क्या आएगा, 5, तो 4 नवंबर 1947 से कहाँ तक, तो 4 में 5 जोड़िएगा तो क्या आएगा, 9 नवंबर 1947 तक। दूसरी बैठक आपको 15 नवंबर से लेकर 47 से लेकर 17 अक्टूबर 1948 तक, और तीसरी बैठक 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। तो इस तरह से संविधान की 3 बैठक हुआ। प्रश्न संख्या 2 में आते हैं, भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से कौन सा नहीं है। अब देखिए, ये क्वेश्चन में समझा, फिर लिखिएगा, भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से कौन सा नहीं है। हर प्रश्न में अलग अलग रहेगा। इस प्रश्न का मतलब कि भारत के संविधान में 6 फंडामेंटल राइट आप जानते हैं, तो कौन नहीं है, तो इस 6 फंडामेंटल राइट के बाद जो भी लिखा हुआ है वो नहीं है फंडामेंटल राइट। वो फंडामेंटल राइट कौन नहीं है, तो दुनिया के हजारों चीजें हैं जो फंडामेंटल राइट नहीं होगी। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, स्पीच, जो भी है फंडामेंटल राइट में, अभी हम उसका डिटेल चर्चा नहीं किए हैं, तो इसका आंसर डायरेक्ट आपको नहीं मिल पाएगा। ये कंसेप्ट है कि भारत के संविधान में लिखे गए 6 फंडामेंटल राइट में कौन सा नहीं है। तो 6 फंडामेंटल तो जानते हैं आप कि समता के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, शिक्षा संस्कृति के अधिकार और संवैधानिक उपचार के अधिकार, मतलब राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, है ना, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कल्चरल एजुकेशनल राइट, और आपको लास्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ये 6 अगर है, उसके बाद कुछ भी हो नहीं है। 50 आंसर आ सकते हैं, जैसे 50 आंसर आ सकते हैं कि आपको किताब पढ़ने का अधिकार नहीं है ना। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। आइए हम लोग थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, कौन सा मूल अधिकार इमरजेंसी में, आपातकाल में निश्चित नहीं होगा। मतलब आपातकाल में आपका लागू नहीं हो, मतलब आपातकाल में उसको समाप्त नहीं किया जा सकता। निश्चित मतलब उसको पर बैन नहीं लगा सकता, मतलब उस पर रोका नहीं जाता। कौन सा फंडामेंटल राइट जो है ड्यूरिंग इमरजेंसी उसको समाप्त नहीं किया सकता, उसको रोका नहीं जा सकता, बल्कि वो फंडामेंटल राइट हम लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो कौन सा फंडामेंटल राइट्स है जो आपातकाल में उसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता, आपातकाल में उसका निलंबन नहीं किया सकता। कौन सा फंडामेंटल राइट्स है जो ड्यूरिंग इमरजेंसी उसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। जल्दी से आंसर लिखिए, किस आर्टिकल को सस्पेंड नहीं किया सकता ड्यूरिंग इमरजेंसी। जल्दी से लिखिए आप अपने कमेंट बॉक्स में, कौन सा फंडामेंटल राइट, मतलब यहाँ आर्टिकल आ जाएगा, कौन सा मौलिक अधिकार आपातकाल में सस्पेंड नहीं किया सकता, निश्चित नहीं होता है। जल्दी लिखें, आंसर 1 से 2 सेकंड टाइम ले लीजिए। ओके, वेरी गुड। चलिए, हम आप लोगों ने आशा करता है आप लोग सब लिखा, तो वो है अनुच्छेद 20 और 21, आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल नंबर 20 क्या है, अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि से संरक्षण, कि जब तक आपका अपराध प्रूव्ड न हो जाए तब तक आपको सजा नहीं होगी। और अनुच्छेद 21 क्या आता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी और राइट है ना, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो इस तरह से आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं किया सकता है ना। अनुच्छेद 20 प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, मतलब कि अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि सुरक्षा। और ये क्या है,
आपको इसमें पर्सनल लिबर्टी और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मतलब देखिए जितने फंडामेंटल राइट है वो आप सारे सस्पेंड किए जा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आपको बोलने का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपको भाषण देने का अधिकार है। तो अगर इमरजेंसी लगता है, आपातकाल लगता है, तो आपातकाल लगते ही आपको आर्टिकल नंबर 19 तो सेल्फ सस्पेंड हो जाता है, उसको करना ही नहीं पड़ता है। अनुच्छेद 19 में यह है कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो जैसे इमरजेंसी लगा, एकमात्र आर्टिकल्स है कि इमरजेंसी को इम्पोज होते ही, लागू होते ही जो अपने आप स्वयं में सस्पेंड हो जाता है, निलंबित हो जाता है, जनता को अधिकार समाप्त हो जाता है, वो एकमात्र आर्टिकल है 19। कौन सा आर्टिकल है? 19 में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, है ना। फिर उसकी तरह से आपको सम्मेलन बुलाने की स्वतंत्रता, असेंबल पीसफुली, ठीक है ना। उसी तरह से आपको राइट टू मूव फ्री, कहीं घूमने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 19 में भी 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, ये सब सस्पेंड हो जाएगा जैसे ही इमरजेंसी इम्पोज होगा। आपको जितने भी आर्टिकल्स 19 में दिए गए प्रोविजन है वो अपने आप सेल्फ सस्पेंड हो जाएगा। बाकी फंडामेंटल राइट को सरकार जिस तरह से चाहे ड्यूरिंग इमरजेंसी उस तरह का उसको बैन कर सकती है, सस्पेंड कर सकती है। लेकिन 2 आर्टिकल्स हैं जो किसी भी हालत में सस्पेंड नहीं हो सकते, याद रख लीजिएगा, वो 20 और 21, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अफेक्शन ऑफेंसेस, है ना, अपराधों कन्विक्शन, अपराधों के संबंध में 2 सिद्धि से संरक्षण। जब तक आपने अपराध आपका सिद्ध न हो जाए तब तक आप कन्विक्टेड नहीं होइएगा। यह अनुच्छेद 20 कहता है। और प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यह अनुच्छेद 21 कहता है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। ठीक, आगे आते हैं। संविधान के 21 अनुच्छेद में विधि सम्यक प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, विधि सम्मत प्रक्रिया का इंग्लिश में होता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। तो ये जो हमारे क्या प्रोसीजर, विधि सम्मत जो प्रक्रिया है, ये आपको विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। चाहे समझ गए कहाँ से लिया गया है? तो इस तरह से हमारे संविधान के 21 अनुच्छेद में विधिक सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को देखिए, जो हमारे क्या रूल ऑफ लॉ से 3 देशों का लिया गया है। एक रूल ऑफ लॉ ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है, और एक चीज अमेरिका से लिया गया और एक उसमें जापान से लिया गया। हम तीनों को बताएंगे, विधि का शासन, है ना, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और समान परिस्थितियों में समान संरक्षण। तो ये तीनों चीज अलग अलग हैं, हम इसमें बताएंगे। देखिए थोड़ा सा फंडामेंटल राइट वाला। तो ये अनुच्छेद संविधान के 21 अनुच्छेद, देखिए आप इसका आंसर क्या होगा बताइए। संविधान के 21 अनुच्छेद में विधि सम्मत प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आपको वर्डिक्ट दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वर्डिक्ट दिया गया है। विधि सम्मत प्रक्रिया संभवतः जापान से लिया गया, ठीक है, जापान से। और विधियों का समान संरक्षण, है ना, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से है। ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 चीज है। विधि का शासन, है ना, रूल ऑफ लॉ, ये ब्रिटेन से है। दूसरा है आपका इसमें विधियों के का समान संरक्षण, मतलब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इन इक्वल सर्कमस्टांसेस, यह है अमेरिका से। अब और यह विधि सम्मत प्रक्रिया ये जापान का है। विधि सम्मत प्रक्रिया क्या है? जापान का है। तो अब इसमें क्या है कि देखिए हमारे क्या आर्टिकल नंबर 14 में इसके सिद्धांत दिए गए कि विधि का, है ना, समता का अधिकार में अनुच्छेद 14 क्या है कि अनुच्छेद 14 के विधि का शासन होगा हमारे, ठीक है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष सभी लोग समान होंगे। इक्वलिटी बिफोर लॉ, अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष सभी लोग समान होंगे, इक्वलिटी बिफोर लॉ। और उसमें 3 भाग बटा गया कि भारत में रूल ऑफ लॉ होगा, विधि का शासन होगा। दूसरा आपको बताया गया है कि विधि सम्मत प्रक्रिया मतलब प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ होगा। और तीसरा है कि विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन इन इक्वल सर्कमस्टांसेस, समान परिस्थितियों में विधियों का मैंने क्या बोला, 3 चीज ध्यान रखिए। पहला कि हमारे देश में रूल ऑफ लॉ होगा, विधि का शासन होगा, कानून का शासन होगा। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, कोई भी व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं है।
हमारे क्या सुपरमेसी ऑफ लॉ होगा अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, विधि ही सर्वोच्च होगा। इसलिए कभी कभी मूवी में आप देखे होंगे कानून के हाथ बहुत लंबे हैं कहा जाता है। हमारे क्या रूल ऑफ लॉ होगा, विधि का शासन होगा। दूसरा क्या होगा कि समान परिस्थिति में, जैसे विकलांग है उनके लिए एक तरह का कानून बनेगा, ब्लाइंड मैन है तो एक तरह का कानून बन सकता है। सबके लिए कानून बराबर तो रहेगा नहीं, बराबर इस सेंस में कि कानून के नजर में सब बराबर है, लेकिन सब बराबर हैं तो अगर एक फिजिकली हैंडीकैप है तो क्या उसको ऐसा नौकरी में उनको नौकरी में रिजर्वेशन दिया जाएगा? जो पिछड़े हुए लोग हैं रिजर्वेशन दिया जाता है। ब्लाइंड मैन है उनको कुछ सुविधाएं दी जाएगी, तो ये सुविधाएं दिया तो कहिए तो बराबरी का बात नहीं हुआ। इसलिए कहा गया कि सामान्य परिस्थितियों में सामान्य संरक्षण है ना, सामान्य तो इक्वल सर्कमस्टांसेस है ना, इक्वल सर्कमस्टांसेस आपका समान परिस्थितियों में विधियों का समान संरक्षण, ठीक है ना। तो आपको विधि है ना, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधियों का समान इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, द इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस, तो समान परिस्थितियों में विधियों का समान संरक्षण। तीसरा कहता है कि हमारे यहाँ कोई किसी को सजा होगी तो विधि सम्मत प्रक्रिया के द्वारा होगी। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, मतलब कसाब को भी फांसी दिया गया तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, मतलब उन पर भी FIR हुआ, उन पर भी न्यायालय में कोर्ट में केस हुआ, उन पर भी सुनवाई हुई, तारीख आया, मुकदमा आया और राष्ट्रपति तक गया। तो कसाब को फांसी देने के पहले जितने भी कानून में प्रोसीजर हैं वो सब प्रोसीजर को अपनाना पड़ा, जितने भी सब सारे प्रोसीजर को अपनाना पड़ेगा। इसलिए कहा गया कि विधि सम्मत प्रक्रिया। तो इसे सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 21 में इसे शामिल किया गया है, व्याख्या, ठीक है। अनुच्छेद 21 में किसमें शामिल किया गया? 14 में सिद्धांत लिखा हुआ है और आर्टिकल 21 में कहा गया है, आप जानते हैं 21 में क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। तो किसी के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से किसी को इस राइट से, अगर इस राइट को किसी का भी छीना जाता है तो वो केवल और केवल कानूनी प्रक्रिया के द्वारा ही, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ के द्वारा ही किसी को आर्टिकल 21 के राइट को लिमिट कम किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि आर्टिकल 21 में कोई भी राइट्स अगर है ना, पर इसमें कोई भी राइट्स को कम किया जाएगा तो अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय, पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया को अपनाने के बाद ही प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के राइट्स को किसी भी हालत में कम या उनको छीना जाए तो पूरी तरह से प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ के द्वारा। क्यों कि जैसे आपको इमरजेंसी लगा तो आर्टिकल 9 तो सेल्फ सस्पेंड हो गया, उसमें कोई भी विधि सम्मत प्रक्रिया हो या आपने गलती नहीं किया फिर भी आपको बोलने का अधिकार नहीं है। लेकिन फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21, चाहे इमरजेंसी हो चाहे नॉर्मल डेज हो, आपको इस राइट को किसी भी हालत में अगर कम करना है तो सरकार को पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा और तब उसमें अगर आप गलत साबित हुआ तभी आपको आर्टिकल नंबर 21 के राइट्स को छीना जाएगा, ठीक। अपने नागरिकों को फंडामेंटल राइट देने वाला पहला देश कौन सा है बताइए? अमेरिका है कि फ्रांस है कि ब्रिटेन है कि इंडिया है? अपने नागरिकों को फंडामेंटल राइट देने वाला पहला देश कौन सा है? अपने नागरिकों को फंडामेंटल राइट देने वाला पहला देश कौन सा है? ठीक है, बहुत लोग लिख दिए, बहुत बढ़िया। नहीं, फ्रांस में होगा। तो सबसे पहले फंडामेंटल राइट वर्ल्ड के जिस संविधान में लिखा गया वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है। और अमेरिका ने पहले बताया था कि अमेरिका के मूल संविधान में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट नहीं था, लेकिन बाद में उन्होंने संविधान संशोधन के द्वारा 1791 में, 10वें संविधान संशोधन के द्वारा 1791 में उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट को जोड़ा। तो पहली बार किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन में रिटेन वे में फंडामेंटल राइट लिखने वाला पहला देश अमेरिका है। और इसलिए भी कि पहला देश अमेरिका है जिसने पहली बार संविधान की रचना की। और 1789 में अमेरिका में संविधान लागू हुआ था, ठीक है। 1787 में उसकी कमेटी बैठी थी और 1789 में 89 में लागू हुआ। लेकिन एट द कमेंसमेंट ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन देयर वाज नो फंडामेंटल राइट in written in their constitution। तो
जब अमेरिका का संविधान लागू हो रहा था तो उस समय अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में देयर वाज नो एनी फंडामेंटल राइट। उस समय कोई भी मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान में नहीं था। बाद में 1791 में अब अमेरिका ने इस गलती को सुधारा और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बिल ऑफ राइट्स के नाम से फंडामेंटल राइट लिखा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया 1791। अब आपका एक क्वेश्चन है, इसको आंसर लिखिएगा। मैं चाहूंगा कि सब लोग लिखेंगे। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का मतलब जनता को, भारत की जनता को, है ना, कि मिनिमम रूप से उसको जीने के लिए काम, है ना, फंडामेंटल कुछ रिक्वायरमेंट है। जैसे आदमी को कुछ ना कुछ वर्क चाहिए, उसको एजुकेशन चाहिए, और पब्लिक, है ना, लोक सहायता, सरकार से सहायता पाने का भी भारत के देश के नागरिकों का अधिकार है। बताइए इस किस अनुच्छेद में है, किस आर्टिकल में इसकी चर्चा है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? बताइए आप पर छोड़ रहा हूं, जल्दी करिए, इसको आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में। जो अगर इसका आंसर लिख पाएंगे समझिए कि अवार्डेड है, बहुत अच्छा उनकी तैयारी है ना। राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन, है ना, इन सर्टेन राइट्स, इन सर्टेन केसेस। तो कुछ दशाओं में काम, ठीक है, कुछ लोग आंसर लिख दिए, कुछ लोग गलत भी लिख रहे हैं। तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल नंबर 41 में है। आर्टिकल नंबर 41 में है, राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन केसेस, सर्टेन कंडीशन, इन सर्टेन कंडीशन। तो इस तरह से हमें सरकार से आशा है। और ये चैप्टर किस चैप्टर का भाग है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें संविधान लोग कह दिया कि ये राइट, ये सरकार का फंडामेंटल ड्यूटी एक तरह से है, ये सरकार का कर्तव्य है कि वो अपने नागरिकों को, है ना, जीवन निर्वाह के लिए काम उपलब्ध करवाएं, देश की समस्त जनता को कुछ एजुकेशन दे, और पब्लिक जो जितना भी पब्लिक हेल्प हो सके सरकार के द्वारा सहायता प्राप्त करने की व्यवस्था करें। यह सब जनता का अधिकार है, सरकार को ये काम करना पड़ेगा। आर्टिकल नंबर 41 में, चैप्टर नंबर डीपीएसपी में इस चीज की चर्चा थी। और इसीलिए आर्टिकल नंबर 42 में था कि आपको मैटरनिटी रिलीफ की बात किया गया था। आर्टिकल नंबर 42 अनुच्छेद 42 में, है ना, ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, अनुच्छेद 42 में इसके बाद क्या था? काम की मानवोचित दशा तथा प्रसूति सहायता। तो काम की मानवोचित दशा, काम की चर्चा 42 में कहा कि मतलब इस तरह से काम किया जाए, किसी से बहुत ज़्यादा जोर जबरदस्ती नहीं, काम जो ह्यूमन कंडीशन में हो, है ना, एक ह्यूमन कंडीशन में हो। आर्टिकल नंबर 42 ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, काम का जो प्रारूप हो, ये नहीं कि विकलांग है उसको सामान ढोने के लिए दे दिए, महिला है तो उसको बारे में रात में स्टेशन पर लगा दिए, है ना, कोई का बुखार हो फिर भी आप काम ले रहे हैं, पिछले 14 घंटा काम ले रहे हैं। तो इस तरह से, है ना, ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, काम की मानवोचित दशा होनी चाहिए, और उसके साथ मैटरनिटी रिलीफ, महिलाओं को प्रसूति सहायता होनी चाहिए। 42 में था। चलिए आगे हम चलते हैं। शराबबंदी किस अनुच्छेद में है? जल्दी लिखिए, शराबबंदी किस अनुच्छेद में? यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। शराबबंदी किस अनुच्छेद में आएगा? शराबबंदी किस अनुच्छेद में? देखिए हमारे के यहाँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल नंबर 47 है कि सरकार हमेशा देश में न्यूट्रिशन लेवल, पोषण, है ना, पोषण, न्यूट्रिशन को उठाने का काम करेगी, लोगों को मतलब पोषाहार उपलब्ध कराएगी, है ना, न्यूट्रिशन, आर्टिकल नंबर 40 पोषाहार और जीवन स्तर ऊंचा उठाने का प्रयास करेगी। राइज टू न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सरकार का काम है कि मतलब जनता का पोषण स्तर, पोषण का संभालने का काम और उनका जीवन स्तर। जैसे आप समझिए कि इसको लेकर, जैसे आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं तो स्कूलों में क्या क्या है, उनको न्यूट्रिशन के लिए आंगनबाड़ी केंद्र बनाया जा रहा है, और क्या क्या कस्तूरबा विद्यालय बनाया जा रहा है, और क्या क्या मिड डे मील में खाने की व्यवस्था तक की जा रही है। तो ये सरकार का ये वर्क है कि देश में अगर कोई व्यक्ति गरीब है या किसी भी तरह से आंगनबाड़ी में दूध से लेकर बिस्किट का पैकेट दिया जा रहा है, क्योंकि हमारे वो देश के नागरिक हैं और ये जरूरी है कि हम अपने राष्ट्र को, है ना, राष्ट्र को कुपोषण मुक्त करें। इसलिए
जहाँ जहाँ उपलब्ध चीज़ें नहीं है वहाँ इट इज़ द ड्यूटी टू द स्टेट टू हेल्प देम, ये सरकार का कर्तव्य होगा। इट विल बी ड्यूटी टू द स्टेट टू हेल्प देम, ये सरकार का कर्तव्य होगा कि उनको मदद करें और जीवन स्तर उठाने के लिए। तो देखते हो नगर निगम पार्क बनाता है ना, बहुत सारे डेवलपमेंट के कार्य होते हैं जो कम्युनिटी थॉट को लेकर होते हैं। ये काम आर्टिकल नंबर 47 के तहत शराबबंदी, ऐसा नहीं कि शराबबंदी आर्टिकल नंबर 47 में लिखा हुआ था संविधान में, बल्कि इसको अकॉर्डिंग टू मतलब इसका जो नेचर है वो आर्टिकल नंबर 47 के साथ जुड़ जाता है कि उससे जीवन स्तर मतलब शराब बैन करके हम अपने नागरिकों को जीवन स्तर उठा सकते हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड को चेंज कर सकते हैं, वो पैसे की बर्बादी को रोक सकते हैं। अब आ जाइए पर्यावरण इन्वायरमेंट की बात करते हैं। तो ये इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, पर्यावरण के संरक्षण किस अनुच्छेद में है, तो वो आर्टिकल नंबर 48 में है। आर्टिकल नंबर 48 में कृषि और पर्यावरण दोनों है। आर्टिकल 48 में एग्रीकल्चर है और आर्टिकल नंबर 48A में है ना, ये कहा गया है सरकार से कि आप पर्यावरण इन्वायरमेंट के संरक्षण के लिए जितनी चीजें हैं उसका काम कर सकते हैं। और फिर आ जाइए राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद से होता है, तो राष्ट्रपति का इलेक्शन किस आर्टिकल से होता है, बताइए जल्दी। राष्ट्रपति का आर्टिकल किस, राष्ट्रपति इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, मैंने बताया था, बहुत बार बताया था, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट किस आर्टिकल में चर्चा उसकी है, तो आर्टिकल नंबर लिखिए जल्दी जल्दी, 52 से लेकर 62 प्रेसिडेंट बताया था ना, तो 52 से लेकर 62 के किस आर्टिकल में प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, सब लोग लिखें जल्दी और देखिए कितने लोगों का सही हो रहा है। तो राष्ट्रपति का इलेक्शन आर्टिकल नंबर 54 में मैं बताया था कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति होगा, और जो राष्ट्रपति होगा मैंने 53 में बताया था कि यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड होगा, देश के संघीय कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होगा, और 54 में हमने बताया था कि इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। ठीक है, आते हैं इधर, क्षमा दान की याचिका कितनी बार दायर की जा सकती है। आर्टिकल नंबर 72 जो एक टॉपिक था मैंने उसको डिटेल में पढ़ाया था और ये भी बताया था कि अगर एक बार राष्ट्रपति के पास जो आर्टिकल नंबर 72 के तहत क्षमा दान की याचिका सबमिट हो जाती है और उस पर जो राष्ट्रपति डिसीजन दे देता है तो दोबारा फिर उस पिटीशन को प्रेसिडेंट के पास भेजा नहीं जा सकता। इसकी चर्चा आर्टिकल नंबर 72 में है। इसलिए क्षमा दान मर्सी पिटीशन की याचिका केवल एक बार, कितनी बार दायर जा सकती है, केवल एक बार। ठीक है, अगला, दूसरे चक्र की मतगणना में कौन से राष्ट्रपति जीते थे। देखिए राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है तो जो काउंटिंग होता है उसको चक्र बोलते हैं। तो फर्स्ट काउंटिंग, सेकंड काउंटिंग, तो फर्स्ट काउंटिंग में कोई भी जीत नहीं पाया, तो सेकंड दोबारा काउंटिंग हुआ जिसमें जिसका सबसे कम वोट जिसको मिला था उसको हटा दिया गया और उसके वोटों को बाकी लोग में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो सेकेंड राउंड जो काउंटिंग था, दूसरे की चक्र की मतगणना में जीतने वाले भारत के कौन से राष्ट्रपति, जो एकमात्र बार अभी तक उनके साथ हुआ है, वो राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। कौन थे, वो थे वीवी गिरी थे जो दूसरे चक्र के काउंटिंग में जीते थे। किस अनुच्छेद के अनुसार प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की कड़ी है। किस आर्टिकल के द्वारा राष्ट्रपति और प्रेसिडेंट के बीच कम्युनिकेशन की चर्चा की गई है, तो आर्टिकल नंबर 77 है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 77। ठीक है, और उसके बाद प्रधानमंत्री को किस सदन का सदस्य होना होता है। प्राइम मिनिस्टर को किस सदन का सदस्य होना होता है, बताइए। लोकसभा की राज्यसभा, लोकसभा की राज्यसभा। प्रधानमंत्री को किस सदन का सदस्य होना अनिवार्य होता है, लोकसभा या राज्यसभा। तो वो किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, या तो लोकसभा या राज्यसभा, मतलब वो पार्लियामेंट का मेंबर हो सकता है। वो क्या हो सकता है, पार्लियामेंट का मेंबर हो सकता है। मनमोहन सिंह राज्यसभा के थे, आपको इंद्र कुमार गुजराल भी राज्यसभा के थे, है ना। मोदी लोकसभा के हैं, बहुत सारे लोकसभा के, बहुत सारे लोकसभा के। ठीक है, तो ये हो गया
और किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, हाँ सॉरी इसको सुधार दिया 78 है। किस आर्टिकल के द्वारा प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद को संवाद करी है वो अनुच्छेद 78 है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये हो गया किस आर्टिकल के द्वारा प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट एवं मंत्रिपरिषद के बीच एक संवाद की कड़ी की चर्चा है, फंक्शन के 78। और ये कौन हो गया, प्रधानमंत्री किस सदन के सदस्य होगा, दोनों लोकसभा राज्यसभा। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, पहली बार कांग्रेस पार्टी से बनने वाले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो जानते हैं कि इंदिरा गांधी के बाद संपूर्ण क्रांति के जनक थे जयप्रकाश नारायण, और जयप्रकाश नारायण के बाद जब उन्होंने आंदोलन किया तो इंदिरा गांधी आपातकाल जो लगाई थी उसके बाद फिर से इलेक्शन हुआ और कांग्रेस पार्टी की हार हुई और विपक्षी पार्टियों ने सब लोगों ने मिलकर मोरारजी देसाई ये विपक्षी पार्टी गठबंधन के पहले प्रधानमंत्री बने जो कांग्रेस पार्टी से नहीं थे। कांग्रेस पार्टी से मोरारजी देसाई नहीं थे, 77 से लेकर है ना 79 तक ये प्राइम मिनिस्टर के रूप में है। आइए हम लोग खत्म कर लेते हैं। अब प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, इसका भी होगा। पहली बार विश्वास प्रस्ताव नॉन कॉन्फिडेंस मोशन किसके काल में आया, तो नेहरू जी के काल में आया। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए गए प्रधानमंत्री कौन थे, तो वीपी सिंह थे। और भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे, तो गुलजारी लाल नंदा ये भारत के पहले कार्यवाहक। ये हमारा सेशन खत्म होता है। तो प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई। और इसी के साथ हम लोग अगले कुछ क्वेश्चन लेकर फिर उपलब्ध होंगे। थैंक्स, धन्यवाद।